दरिया दरिया घूमे मांझी पेट की आग बुझाने। दरिया दरिया घूमे मांझी पेट की आग बुझाने। पेट की आग में जलने वाला किस किस को पहचाने। क्या प्यारी दो लाइनें लिखी है उन लोगों के लिए जो लोग रोजगार की तलाश में अपने जीवन में इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने जिंदगी में एक अच्छे जॉब की तलाश में हो, आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हो और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। नो मैटर किस फील्ड से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत की पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 10,277 वैकेंसीज निकली है क्लर्क लेवल की पोजीशन के लिए। अब यही मौका आप लोगों के पास है, आप जान लगा दो या जाने दो। इन एग्जामिनेशंस को कौन कौन दे सकता है, क्या सिलेबस होता है, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न है, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक छोटी मोटी बात इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी तक आप लोगों ने इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ देखा नहीं है, आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। आपके प्रिपरेशन के लिए दी बेस्ट फ्री रिसोर्सेज कौन से होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, दी बेस्ट पेड रिसोर्सेज कौन से होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको सेशन के अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लर्क की। आईबीपीएस क्लर्क, भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लरिकल लेवल पोजीशन के लिए 10,277 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, इसके लिए जो एप्लीकेशन करना है वो ऑनलाइन करना है और ये एप्लीकेशन करने की डेट शुरू हो चुकी है। तो ये एप्लीकेशन 1 अगस्त से यानी आज से ही शुरू हो चुका है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको सारी की सारी प्रोसेस एप्लीकेशन की 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में कंप्लीट करनी है। पेमेंट, सारी की सारी चीजें जो अपलोड करनी है वो, तो सारी चीजें आपको इसके बीच में कंप्लीट करनी है। आपको अगर एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक एडिट विंडो दिया जाएगा जो 2 या 3 दिन का होगा। 21 अगस्त को जब एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आईबीपीएस के ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। उसके चलते आपको 2 या 3 दिन का एक एडिट विंडो मिलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन में कुछ चीजें अगर चेंज करनी है तो कर सकते हो। अब एडिट विंडो में आप कौन कौन सी चीजें चेंज कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में मैं फॉर्म फिलअप के वीडियो में बात करने वाला हूं। फॉर्म फिलअप का एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूं। तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्म फिलअप नहीं करना है। वीडियो फॉर्म फिलअप में अगर कुछ गलतियां हुई तो आगे जाके या तो हमारा फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या फिर हमें नया फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो इन सारे झमेलों से बचने के लिए फॉर्म फिलअप आपको केयरफुली करना है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता। क्या होता है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग? जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सरकार खुद ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है कि एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें आपको वहां पे जाके फेस करनी होती है, उसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। ये सितंबर में होने वाली है। फिर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका कॉल लेटर आप सितंबर में ही डाउनलोड कर सकते हो और इसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी अक्टूबर में इसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा नवंबर में और मेंस का हॉल टिकट भी आएगा नवंबर में। इसकी मेंस एग्जामिनेशन होगी नवंबर में और इसका रिजल्ट आएगा मार्च में। यानी आप देख रहे हो अगस्त में फॉर्म फिलअप प्रोसेस शुरू हुआ, मार्च में रिजल्ट आया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। 8 महीने में आपके हाथ में एक जॉब आ सकती है अगर आप आज इसी वक्त से सही से तैयारी करो। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स की मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं ये एग्जामिनेशन दे कौन सकता है। तो ये एग्जामिनेशन देने के लिए आपका एज 20 से 28 के बीच में होना जरूरी है। आपका एज इस एग्जामिनेशन को देने के लिए मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। अब इसमें यह कंफ्यूजन रहता है कि यार कौन सी मेरी बर्थ डेट है तो मैं एग्जामिनेशन दे पाऊंगा। तो बात एकदम सिंपल है, अगर आपका बर्थ डेट
2 अगस्त 1997 या इसके बाद का है। 2 अगस्त 1997 या इसके बाद का। 3 अगस्त 1997, 4 अगस्त 1997, 25 दिसंबर 1997, है ना, 98, 99, 2000, ऐसे 2 अगस्त 1997 के बाद अगर इस पर है तो भी चलेगा, पर 1 अगस्त 1997 या उससे पहले का आपका बर्थ डेट है तो फिर आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, है ना। और वैसे ही आपका बर्थ डेट 1 अगस्त 2005 या उससे पहले है, ठीक है, इससे पहले होना जरूरी है। यह हुआ तो भी चलेगा, उसके बाद में होना जरूरी है, वो बर्थ डेट हुई तो भी चलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 1/8/2025। इसका मतलब है 1/8/2025 के पहले पहले आपका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो वो फाइनल रिजल्ट एक्चुअली हार्ड कॉपी हो जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलती हो चल जाएगी, या फिर हार्ड कॉपी नहीं मिली पर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया है और उस ऑनलाइन रिजल्ट पर डेट है जो 1 अगस्त 2025 या इससे पहले की है, तो फिर आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एज रिलैक्सेशन क्या होता है? जैसे SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला। अब हमारे पास मैक्सिमम एज क्या है? 28। जनरल कैंडिडेट्स 20 से 28 के बीच में एग्जाम दे सकते हैं। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मतलब 28 + 5। SC ST के स्टूडेंट्स 28 + 5 33 साल तक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। OBC के स्टूडेंट 3 साल मतलब 28 + 3 साल, है ना। PWBD जनरल और AWS कैटेगरी के स्टूडेंट उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 28 + 10 उम्र के 38 साल तक वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा बाकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहां पर एप्लीकेबल है। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके कोई भी क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, कोई भी क्लर्क का एग्जामिनेशन सिर्फ 2 फेजेस में होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप मेंस में अप्लाई करते हो और मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो भी स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन तय होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस एग्जामिनेशन दोगे या नहीं दोगे। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो भी स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और आप सीधे बैंक में या फिर अगले एग्जामिनेशन के लिए ये तय किया जाएगा। अगर आपने अगले 8 महीने में सारी चीजें सही से करी है तो आप बैंक में, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है और थोड़ा बहुत किस्मत ने साथ नहीं दिया, है ना, क्योंकि 10,000 वैकेंसीज के लिए लाखों एप्लीकेशंस आने वाले हैं, सब लोगों की तैयारी अच्छी होने वाली है, तो उसमें थोड़ा बहुत एकदम 1-2% किस्मत वाला फैक्टर, बाकी 98% मेहनत वाला फैक्टर। मेहनत वाले फैक्टर पे हमें जम के तैयारी करनी है। प्रीलिम्स में आप लोग 3 सब्जेक्ट फेस करोगे। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क के लिए, टाइम मिलेगा 20 मिनट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 35 मार्क के लिए, 20 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन मिलेंगे 35 मार्क के लिए, 20 मिनट का टाइम। तो प्रीलिम्स में 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और यहां पर हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है। आपको क्या करना है, आपकी स्टेट का कट ऑफ गूगल करना है। हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग है। पिछले 3 साल का आपके स्टेट का जो भी कट ऑफ है कोशिश करना है आपको उससे 3-4 मार्क ज्यादा ला सको, ठीक। तो यहां पर ये प्रीलिम्स का पैटर्न हो गया। अब आपके सामने है मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न। यहां पर कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला चेंज जनरल अवेयरनेस में हुआ है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मेंस एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए आने वाले हैं और इसके लिए टाइम देने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट का। तो कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जनरल अवेयरनेस को इजी किया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जनरल अवेयरनेस के लिए डिटेल में सुष्मिता मैम आप लोगों से बात कर लेगी, ठीक है। बट 20 ही मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन है, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में नहीं रखेंगे। जैसे बहुत लेंदी क्वेश्चन हमने जनरल अवेयरनेस में देखे हैं, तो वो लेंदी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, छोटे क्वेश्चन रहेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन रहने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद जनरल इंग्लिश,
इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए रहेंगे, 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए है। तो इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन 40 है, मार्क 60 है, इसमें कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं। तो डिटेल में जब मैं रीजनिंग की अलग स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा उसमें बात करूंगा ही करूंगा। 35 मिनट में आपको ये सब करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस 50 मार्क के लिए मिलेंगे और आपको टाइम मिलने वाला है 30 मिनट का। तो यहाँ पर 120 मिनट टाइम आपको मेंस में मिल रहा है। 155 क्वेश्चंस मिलेंगे 200 मार्क के लिए। ये मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब इस मेंस एग्जामिनेशन में आप जितना भी स्कोर करोगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है। आमतौर पे 200 में से आपको 100 के आसपास स्कोर करना होता है मेंस में सिलेक्शन के लिए। आमतौर पे मैं बात कर रहा हूं, इसमें हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है। तो आप अपने स्टेट का कट ऑफ गूगल पे सर्च करके उसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो क्लर्क की सैलरी बैंक टू बैंक, लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती रहती है ना। लोकेशन के हिसाब से कुछ अलाउंसेस चेंज होते हैं, तो वो अलाउंसेस के बेसिस पे सैलरी में थोड़ा बहुत फर्क आता है। आमतौर पे क्लर्क की पहली सैलरी, आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर ली, क्लियर करने के बाद आपका ज्वाइनिंग आ गया और आपने अपनी ब्रांच में ज्वाइन कर लिया, आपकी सैलरी शुरू। आपके पहले महीने में सैलरी 30 से 45 हजार के बीच में आती है। इस रेंज में सैलरीज होती है ना। तो स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लोकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें डीए, एचआरए लोकेशन टू लोकेशन बदलते रहते हैं। कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी लोकेशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये सैलरी में हमें नंबर में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, बट ये रेंज होती है, इसके बीच में आपको पहली सैलरी मिल रही है। जस्ट इमेजिन आपको 4 साल का ढंग का ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में 4 साल का ग्रेजुएशन ढंग से कंप्लीट करने के बाद 2 से 3.5 लाख का पैकेज मुश्किल से मिलता है। 2 से 3.5 लाख का पैकेज मुश्किल से मिलता है। यहां पर इस बात की एश्योरिटी है मिनिमम 30,000 सैलरी कंफर्म है, 3,36,000 का पैकेज मिनिमम है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। आपको बस अगले 8 महीने अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। अगर 8 महीने डिसिप्लिन रख पाए तो भाई साहब ये बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। उसके अलावा अब मैं सिलेबस की बात करता हूं। तो सिलेबस में सबसे पहले मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा, रीजनिंग। तो रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों के सामने है। रीजनिंग में टोटल 11 चैप्टर्स है। इन 11 चैप्टर्स में से ये पहले 8 चैप्टर प्रीलिम्स में आएंगे। पहले 8 चैप्टर प्रीलिम्स में आएंगे। और आपको पता है ना रीजनिंग कितने मार्क की है? रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 35 मार्क्स के लिए। मजे की बात बताता हूं मैं अब आपको। रीजनिंग में ये जो 8 चैप्टर प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, उन 8 चैप्टर्स में ये अल्फाबेट वाला चैप्टर और ये पजल वाला चैप्टर, सिर्फ इन 2 चैप्टर का वेटेज, सिर्फ इन 2 चैप्टर का वेटेज 35 में से मिनिमम 20 से 25 मार्क का होगा। क्या बात कर रहा हूं मैं? अल्फाबेट और पजल्स, ये 2 चैप्टर कम से कम 20 से 25 मार्क के लिए 100% आएंगे। 100%। 35 में से अगर 20 से 25 यानी 50% से ज्यादा सिलेबस, 50% से ज्यादा मार्क्स यही 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। मिनिमम 20 फॉर श्योर, मैक्सिमम 25 तक। तो 2 चैप्टर अगर हमने कर लिए, अच्छे से कर लिए, समझ लिए, तो हमें इतने मार्क्स की श्योरिटी मिल जाएगी। कैसे करने, कहां से करने, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा ये बाकी के चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स मेंस में ऐड हो जाएंगे। मेंस में 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे चैप्टर्स रीजनिंग में हमें पढ़ने होंगे। तो क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने होंगे, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ये सारी वही चीजें हैं जो आपने स्कूल कॉलेज में करी है, स्कूल में करी है, कॉलेज में नहीं, स्कूल में आपने ये सारी चीजें करी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। बस फर्क क्या है, स्कूल में हम लोग बहुत बेसिक मेथड से सॉल्व करते थे। स्कूल में स्टेप्स के हमें मार्क्स मिला करते थे, तो जितने ज्यादा स्टेप उतने अच्छे मार्क्स। इधर कैसा है, जितने कम स्टेप उतनी ज्यादा स्पीड और उतने सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। तो यहां पर हमें कुछ टेक्निक्स पे काम करना होगा जिनकी मदद से हम फटाफट 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 क्या कर सके, आंसर्स दे सके। फिर अरिथमेटिक आता है, अरिथमेटिक है ना। तो अरिथमेटिक में वही सारे चैप्टर्स है जो आपने स्कूल में पढ़े हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज,
मेंसुरेशन, ये सारी आपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई चीजें हैं अरिथमेटिक में। और लास्ट में इसमें आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लर्क के एग्जामिनेशन में जो 35 मार्क का क्वांट प्रीलिम्स में आएगा, जो 35 मार्क्स का क्वांट प्रीलिम्स में आएगा, उन 35 मार्क्स में से स्पीड मैथ्स का वेटेज 15 मार्क के आसपास होगा। 35 मार्क्स में से स्पीड मैथ्स का वेटेज 15 मार्क के आसपास होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन 5 से 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। यानी ये स्पीड मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 20 से 25 मार्क के लिए पूछा जाएगा। स्पीड मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दो चैप्टर्स क्वांट में 20 से 25 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। रीजनिंग में 2 चैप्टर 20 से 25, क्वांट में 2 चैप्टर 20 से 25। तो 4 चैप्टर आपके 40 से 50 मार्क आपको दे देंगे। सिर्फ 4 चैप्टर्स पूरे मार्क्स का 50% कवर करके बैठे, सिर्फ 4 चैप्टर्स। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं इंग्लिश की। जैसे क्वांट को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, वैसे इंग्लिश को भी हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है वोकैबुलरी, दूसरा सेगमेंट है ग्रामर, और तीसरा सेगमेंट है रीडिंग। तो इन 3 चीजों पर बेस्ड आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपका ग्रामर अच्छा है, आपकी रीडिंग अच्छी है, तो इंग्लिश में आमतौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो 30 मार्क के लिए इंग्लिश पूछी गई है, उसमें से डिपेंडिंग कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप 30 में से 20, 22, 25 मार्क सिक्योर कर सकते हो। ठीक, जनरल अवेयरनेस, ये वाला सब्जेक्ट हमें प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये सिर्फ मेंस में दिखाई देगा। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल बैंकिंग और करंट अफेयर्स में क्या होता है? तो सबसे पहले तो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा काम करता है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम कैसा काम करता है, आरबीआई किस तरीके से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, और इन्फ्लेशन में आरबीआई का क्या रोल रहता है, कौन कौन से टूल्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास है। और ये तो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हो गया। करंट अफेयर्स में हाल फिलहाल में जो भी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक चीजें अगर कुछ हो गई है, फाइनेंस सेक्टर में कुछ हो गया है, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। हाल फिलहाल में टेक्नोलॉजी में अगर कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत हो हल्ला चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी बैंक ने अडॉप्ट कर लिया, कौन सी टेक्निक में अडॉप्ट कर लिया है, कौन सी फैसिलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके दे रही है, ऐसी तमाम चीजें आप करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ने वाले हो। मजेदार रहने वाला है। तो ये तो सिलेबस की बात कर ली मैंने। अब सिलेबस की बात करने के बाद बात आती है तैयारी कैसे करनी है। अब तैयारी करने के लिए आपको एक चीज थोड़ी सी आइडेंटिफाई करनी है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। आप बिगिनर हो, बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हो, एकदम फ्रेशर, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, या फिर आप रिपीटर हो, इससे पहले किसी ना किसी एग्जाम के लिए आपने तैयारी कर रखी है और अभी बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने हैं। रिपीटर का टास्क एकदम सिंपल है। रिपीटर का टास्क क्या है? उनको 2 चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी है। सबसे पहले हर रोज खुद से एक मॉक लगाएंगे। रिपीटर लोगों के पास मॉक टेस्ट के लिए 3 से 4 प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन होने जरूरी है ना? थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। 3 से 4 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट के सब्सक्रिप्शंस ले लीजिएगा। रोज एक मॉक टेस्ट लगानी है और उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है। उसमें जो आपको कमियां नजर आती है, उन कमियों पे काम करना है। उसके अलावा शाम के 7 बजे यूट्यूब पर मैं सेशन लेता हूं। प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनके लिए वो प्रैक्टिस सेशंस बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो शाम के 7 बजे वो वाला सेशन उनको अटेंड करना ही करना है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं तैयारी किस तरीके से करना चाहता हूं। बिगिनर हो आप, मुझे सारी चीजें बेसिक से पढ़नी है पर मैं सिर्फ यूट्यूब का सहारा लेना चाहता हूं। बिगिनर हो आप, मुझे सारी चीजें बेसिक से पढ़नी है और मैं बैच का सहारा लेना चाहता हूं। आपके पास दोनों चॉइसेस है। आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बैच से पढ़ना चाहते हो, बैच से पढ़ सकते हो। मैं रीजनिंग का आपको यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हो बता देता हूं। मैंने रीजनिंग में आपको कहा था कि 2 चैप्टर्स आपका 35 में से 20 से 25 मार्क का वेटेज लेके बैठे हैं, जिसमें से एक चैप्टर है पजल। पजल पर मिनिमम 15 मार्क के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। कुछ कुछ शिफ्ट्स में ये 15 से 20 मार्क तक जाता हुआ दिखता है। पजल ये चैप्टर आपके 35 में से 15 से 20 मार्क लेके बैठा हुआ है। सिर्फ ये एक चैप्टर आप अगर तैयार करना चाहते हो तो ये 13 घंटे का सेशन मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर 13 घंटे का सेशन है। ये अगर आपने कर लिया,
पजल में आपको एक भी कंडीशन, एक भी रूल ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके बाहर हो। फिर कोई भी एग्जामिनेशन दो आप, सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क नहीं, इसके बाद आने वाले पीओ की एग्जामिनेशन, आरआरबी क्लर्क, पीओ, इसके बाद एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन आएगा, वो एग्जामिनेशन आप अगर दे रहे हो तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारी की सारी चीजें इसमें मैंने कवर करी है, चाहे प्री दो चाहे मेंस दो, तो इसके बाहर पजल में कुछ नहीं जाता। यूट्यूब पर सर्च करना 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, 13 घंटे का वीडियो है। किस तरीके से देखना है वीडियो में मैंने डिटेल में बात करा है। जब ये वीडियो देखकर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसमें सारे रूल्स कवर करे हैं मैंने, सारे के सारे रूल्स। अब ये रूल्स कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। प्रैक्टिस के लिए 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पे सर्च करना, 40 घंटे का एक वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। ये 2 सेशंस आपने कर लिए, 53 घंटे का फ्री कंटेंट है। ये अगर आपने कर लिया तो फिर उसके बाद आपको पजल में कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ नहीं करना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाहर पजल जाएंगे नहीं एग्जामिनेशन में, इन 2 सेशंस के बाहर। अगर आपको लगता है कि आप बैच का सहारा लेना चाहते हो, बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो एक बैच में आपको सजेस्ट कर रहा हूं, टारगेट आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच। ये बैच अभी लाइव हो चुका है, बहुत जल्दी इस बैच में लेक्चर शुरू होने वाले हैं। तो बैच में क्या क्या मिलता है आपको? बैच में लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप किसी वजह से लाइव लेक्चर नहीं देख पाते हो तो उस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो सेशंस आप लोगों के पास रहेंगे। आपको लेक्चर खत्म होने के बाद रिवीजन करने के लिए नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का डीपीपी आपको दे दिया जाता है। आपको अगर कुछ डाउट आता है तो 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म आपके पास है। 24/7 आप अपना डाउट कभी भी पूछ लो, टीम आपके डाउट का रिप्लाई वहां पे कर देती है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको बैच में मिलती है। तो बैच ये एक ऑप्शन है आपके पास, या फिर आपको चाहिए कि अभी चलो आईबीपीएस क्लर्क का आ गया, फिर उसके बाद एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आएगा, फिर आरआरबी का एग्जामिनेशन आएगा, और फिर अगले साल के एग्जामिनेशंस, है ना। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा सा बैचेस, ज्यादा बैचेस का एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो आप बैंक महापैक ज्वाइन कर लीजिए। बैंक महापैक क्या होता है? बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इस 1 साल के सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, 1 साल के अंदर हम जितने भी बैचेस लेकर आते हैं, फिर चाहे वो फाउंडेशन बैचेस हो या टारगेटेड बैचेस हो। फाउंडेशन बैचेस क्या होता है? यूजुअली बड़े बैचेस होते हैं। बड़े बैचेस यानी 6 से 8 महीने वो बैचेस चलते हैं। एक बार बैच शुरू हो गई तो 6 से 8 महीने वो बैच चलेगी। तो सारी फाउंडेशन बैचेस का एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। फाउंडेशन बैचेस में क्या होता है, एग्जामिनेशन की डेडलाइन का हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो हम उसमें सिलेबस आराम आराम से कवर करते हैं। तो ये बेनिफिट है कि इसमें फाउंडेशन बैचेस प्लस टारगेटेड बैचेस। टारगेटेड बैचेस यानी अभी जैसे आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आ गया, उसकी टारगेटेड बैच आ गया, आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम आएगा, उसकी टारगेटेड बैच। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है, टारगेटेड बैचेस प्लस फाउंडेशन बैचेस। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हो। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट, परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं या मेरी टीम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दे देगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर। सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। अपने टाइम को एंजॉय करते हुए अपने ज़िंदगी से बेरोजगारी को ख़त्म करो। बाय बाय।